नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बाजार में तेजी का दौर जारी। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद। निफ्टी बैंक पहली बार 55,000 के पार बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% से ज्यादा तेजी। सोने में रिकॉर्ड तोड़ रैली जारी। एमसीएक्स पर भाव 97,000 के पास। सोने की तेजी में गोल्ड फाइनेंस शेयर्स भी चमके। यूएस के साथ ट्रेड डील के लिए यह हफ्ता काफी अहम। 3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर के किए दर्शन। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। अमेरिका के दौरे पर पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, G20 की बैठकों में होंगी शामिल। 23 अप्रैल से भारत के चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल 3 दिन के यूएस दौरे पर जाएंगे। यूएस के साथ ट्रेड डील के मसौदे पर होगी बात। कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद निधन। 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस ने लिया आखिरी सांस। वेटिकन सिटी में 9 दिन का शोक घोषित। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारतीय चुनाव प्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, सिस्टम में है गड़बड़ी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर चर्चा के दौरान दिया जवाब। बीजेपी ने राहुल को बताया देशद्रोही। बीसीसीआई ने किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर की वापसी। रोहित, विराट A+ ग्रेड में बरकरार। अश्विन, शार्दुल और आवेश लिस्ट से बाहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। वेंस सुबह 9:45 पर दिल्ली पहुंचे। पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वेंस, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य भी पेश किया। आज वेंस की पत्नी उषा, बच्चे इवान, विवेक और मेराबेल के साथ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए। वहां पर करीब 1 घंटे तक रुके और अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने के बाद जेडी वेंस का यह पहला आधिकारिक दौरा है। और आपको बता दें, वो 4 दिन तक भारत में रहेंगे। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। आज रात को प्रधानमंत्री वेंस और उनकी पत्नी के साथ साथ उनके पूरे परिवार के लिए डिनर होस्ट किया जाएगा। अमेरिका के साथ ट्रेड डील के लिए यह हफ्ता काफी अहम है। यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस खबर पर डिटेल्स ले लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हफ्ता है काफी हलचल बढ़ा रहने वाला है। खासतौर पर अगर हम यूएस अमेरिका ट्रेड डील की बात करें तो इससे जुड़ी क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, दरअसल यूएस के साथ भारत अपना ट्रेड डील 90 दिन से पहली किस्त जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी तैयारी एक तरीके से आज से शुरू हो गई, आप कह सकते हैं। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत पहुंचे हैं। ठीक 6:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बैठक होगी। करीब आधे से 1 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में माना जा रहा है कि ट्रेड डील के बारे में भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है कि भारत कहाँ किन मोर्चे पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है, अमेरिका से क्या अपेक्षा, अमेरिका भारत से क्या अपेक्षा रखता है। तो एक जमीन यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो ये दौरा जेडी वेंस का यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि उसके बाद जेडी वेंस जयपुर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, फिर आगरा जाएंगे और फिर वापस 24 तारीख को चले जाएंगे यूएस। लेकिन इस बीच दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना हो रही है वो ये है कि भारत की तरफ से अधिकारियों का एक दल, राजेश अग्रवाल जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं उद्योग मंत्रालय में, वो जा रहे हैं यूएस और वहां पे औपचारिक तौर पे बातचीत होगी यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर। किस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी में हम छूट दे सकते हैं, अमेरिका से किस सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी में हम छूट
चाहते हैं। ये 3 दिन का दौरा होगा चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में। ये काफी महत्वपूर्ण होगा। वहां से मोटे तौर पे आपको स्वरूप निकलकर सामने आ जाए कि यूएस के साथ ट्रेड डील भारत का कैसा होने वाला है। तीसरा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद अमेरिका के दौरे पर हैं। वो 25 तारीख तक अमेरिका में है। इस बीच वैसे IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे बैठकों में जाएंगी, लेकिन अपनी काउंटर पार्ट से वहां ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ बैठक करने वाली हैं। तो वहां भी ट्रेड डील के बारे में बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। तो यह हफ्ता काफी महत्वपूर्ण है यूएस इंडिया ट्रेड डील के लिहाज से। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज निधन हो गया। 88 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पोप फ्रांसिस कई दिनों से फेफड़ों के इन्फेक्शन के चलते रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती थे। आज सुबह वेटिकन सिटी ने उनके निधन की पुष्टि की है। पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना के एक पादरी थे। 2013 में रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप बने थे। पोप फ्रांसिस बीते 1000 साल में पहले ऐसे इंसान थे जो गैर यूरोपीय होते हुए भी कैथोलिक धर्म के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। आखिरी बार पोप फ्रांसिस ने रविवार को ईस्टर के मौके पर वेटिकन की बालकनी से लोगों को शुभकामनाएं दी थी। इस दौरान पोप फ्रांसिस व्हीलचेयर पर नजर आए थे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोप के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा है और ये कहा है कि पोप फ्रांसिस के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। दुख की इस घड़ी में दुनिया के कैथोलिक समुदाय के लिए मेरी प्रति हार्दिक संवेदनाएं हैं। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने पोप को श्रद्धांजलि दी है। उर्सुला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज दुनिया पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक मना रही है। उन्होंने कैथोलिक चर्च से कहीं आगे बढ़कर अपनी विनम्रता और प्रेम से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर लिखा है कि पोप फ्रांसिस का निधन पूरी दुनिया के लिए एक क्षति है। वे वास्तव में प्रेम और करुणा के प्रतीक थे। पोप दुनिया भर के उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा थे। उनकी आत्मा को शांति मिले। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बाजार में तेजी का दौर जारी है। लगातार 5वें दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त पर बंद हुए। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन निफ्टी 274 पॉइंट चढ़ा, वहीं सेंसेक्स ने 855 पॉइंट की बढ़त हासिल की। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक पहली बार 55,000 के पार पहुंचा। आज के बाजार में बैंकिंग, IT शेयर्स में धुआंधार तेजी रही। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार में किन स्टॉक में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? क्लियरली आज निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई और बाजार में शानदार तेजी हफ्ते की शुरुआत में देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स की बात करें तो ऑब्वियसली IT स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक का सहारा तो था ही। इसके अलावा टेक महिंद्रा, ट्रेंट, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। 2 से 5% के बीच में यहाँ मोमेंटम आपको आता हुआ नजर पड़ा। अदानी पोर्ट्स एक एक्विजिशन के अनाउंसमेंट के बाद लगभग 1.25% लुढ़का। HDFC लाइफ, ITC और HUL जैसे काउंटर्स में आपने थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल देखा। अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो आइडिया सेल्युलर लगभग 10% आपको मोमेंटम में दिखा। सुजलॉन, टाटा एलेक्सी और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे काउंटर्स में भी शानदार तेजी का माहौल रहा। अगर हम निफ्टी के मिड कैप लूजर्स की बात करें तो मैरिको, मैक्स इंडिया, कोल इंडिया, कोलगेट और NTPC एनर्जी जैसे काउंटर्स में थोड़ी बहुत आपको हल्की फुल्की सुस्ती दिखी। हालांकि ऑयल एंड गैस शेयर्स में ज़बरदस्त दमखम था। गेल जैसे काउंटर्स में 5% का अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा MGL, IGL जैसे गैस स्टॉक्स में खरीदारी का मूड था और IOC के काउंटर में भी आपने लगभग 3.25% के आसपास की तेजी देखी। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। आपको बता दें, बाजार में लगातार 3 दिनों से अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे में किन सेक्टर में FIs की खरीदारी बढ़ी है और कहां बिकवाली बढ़ी है, और इस पर पूरी रिसर्च के साथ अब जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी मिताली जैन। तो मिताली, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? तो FIs ने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में तो यहाँ पे बाइंग करी है, लेकिन हम 15 अप्रैल तक की बात करें तो कुल 29,000 करोड़ के आसपास की FIs ने बिकवाली करी है। सेक्टोरल एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, रिवर्सल दिख रहा है ट्रेंड्स का। जहाँ जहाँ पिछले 3 महीने में हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही थी, अब FIs उन सेक्टर्स में सेलिंग शुरू कर चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और माइनिंग, हेल्थ केयर उन सेक्टर्स में शामिल है।
FIs की खरीदारी जहां कायम है वो अभी भी टेलीकॉम सेक्टर है, जहां जनवरी से लेकर अभी तक हमें कंटिन्यूस बाइंग FIs के थ्रू आती हुई दिखी है। FIs की नई खरीदारी कुछ सेक्टर्स में हुई है, उसमें FMCG और पावर सेक्टर का नाम सामने आया है। सबसे ज़्यादा बिकवाली की अगर मैं बात करूं तो उसमें IT प्रोमिनेंट रहा, साथ ही कैपिटल गुड्स, तेल और गैस और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी सबसे ज़्यादा सेलिंग हमें FIs के थ्रू आती हुई दिखी है। अब कंपेयर करें हम अगर FI और DIIs का डेटा जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक, तो आप देखेंगे कि FIs ने जनवरी में सबसे ज़्यादा बिकवाली करी थी, जो मार्च में थोड़ी ठंडी नजर आई, थोड़ी बाइंग देखने को मिली थी, लेकिन मिड अप्रैल तक आप देखें तो ये जो फिगर है ये वापस नेगेटिव, यानी कि सेलिंग हमें प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। वही DIIs ने यहाँ पे अपनी पकड़ जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए वापस एक रुझान के रूप में यहाँ पे दिखाई है। अब सेक्टोरल एक्टिविटी वापस उस पर नज़र डालें तो टेलीकॉम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कंटिन्यूस हमें बाइंग देखने को मिल रही है। आप मिड अप्रैल में देखेंगे तो यहाँ पे 2000 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिली। साथ ही FMCG और पावर सेक्टर भी इस लिस्ट में शामिल है, जहाँ पे इस मिड अप्रैल के सत्र में हमें बाइंग इन सेक्टर्स में नजर आई। पावर सेक्टर्स भी यहाँ पे शामिल है। ट्रेंड रिवर्सल की जो मैं बात कर रही थी कि कंटिन्यूस पहले थोड़ी बहुत बाइंग थी, थोड़ी बहुत यहाँ पे हमें खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सेलिंग इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में नज़र आई है। IT सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मेटल्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, मीडिया एंटरटेनमेंट, रियलिटी और केमिकल्स, इन सब में ही आप देखें तो अच्छी खासी हमें मिड अप्रैल तक हैवी सेलिंग देखने को मिली है। अब जनवरी से लेके मिड अप्रैल तक हम बात करें कि कंटिन्यूस सेलिंग कहाँ देखने को मिल रही है, तो उन सेक्टर्स में कैपिटल गुड्स, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और कंज्यूमर सर्विसेज, ऐसे सेक्टर्स हैं जो बिल्कुल FIs अपना रुख मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी FIs की सेक्टोरल एक्टिविटी 15 अप्रैल तक अपडेटेड। शुक्रिया मिताली इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं सोने की। सोना एक बार फिर चमक रहा है, लेकिन इस बार रफ्तार कुछ अलग ही है। MCX पर सोने ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। ना सिर्फ इंटरनेशनल टेंशन बल्कि आने वाले अक्षय तृतीया जैसे फेस्टिवल से भी सोने की डिमांड बढ़ने वाली है। डिटेल्स लेते हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, आपसे जानना चाहेंगे सोने की तेज होती रफ्तार कहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है? सोने की रिकॉर्ड हाईज की जो बढ़त है वो यहाँ पर जारी है। $3400 पर आउंस के लेवल्स अब हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, और सिर्फ डॉलर टर्म्स में नहीं, बाकी काफ़ी सारी करेंसीज में सोने ने यहाँ पर ऑल टाइम हाईज बनाया है। इंडियन मार्केट्स की अगर बात की जाए तो अगर मेकिंग चार्जेस और GST 3% का यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम पर अब सोने के प्राइसेस आ पहुँचे हैं। इस साल में अब तक 29% की तेज़ी है। पिछले 12 महीनों की अगर बात की जाए, पिछले एक साल की, तो 45% से ज़्यादा रिटर्न सोने ने आपको यहाँ पर दिए हैं। एब्सोल्यूट सेफ हेवन बाइंग है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, 3 साल के लोज पर वहाँ कारोबार है। बॉन्ड यील्ड्स की हालत ख़राब है। जिस तरह से टैरिफ्स की अनसर्टनिटी मार्केट्स में ऑलरेडी है, और जैसे US के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अब वो क्रिटिकल मिनरल इंपोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि US फेड की जो इंडिपेंडेंस है वो सही नहीं है, और शायद US फेड चीफ पॉवल को यहाँ पर डिसमिस कर देना चाहिए। तो ये सारी स्टेटमेंट्स का एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर सोने में एज अ सेफ हेवन आता हुआ देखा है। आगे जाते हुए भी बाज़ार को लगता है कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने इंटरेस्ट रेट्स घटाए हैं उसका फ़ायदा सोने को मिला है। साथ ही साथ US को भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स का कट करने होंगे आगे जाकर। रिसेशन की चिंताएं अभी भी बाज़ार में बरकरार हैं। US ईरान से क्या बात करते हैं, US और चाइना में ट्रेड टैरिफ्स को लेकर क्या होता है, तो ये सारी की सारी अनिश्चितताएं जो हैं वो सोने को एज ऑफ नाउ फेवर कर रही हैं। कहीं ना कहीं बाज़ार को लगता है कि यहाँ से भी और तेज़ी देखने को मिल पाएगी। 3500, 3700, $4,000 पर आउंस तक के लेवल्स की भी यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन मार्केट्स को लगता है कि इनमें से कोई भी अनसर्टनिटी अगर सॉर्ट होती हुई नज़र आएगी तो एक 8, 10, 12, 15% तक की भी मुनाफा वसूली सोने में यहाँ पर फिर मार्केट देख पाएगा। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ जिस तरह की अनचार्टर्ड टेरिटरी में सोना है, मार्केट्स को लगता है मोमेंटम ऑन द हायर साइड है, लेकिन कभी भी एक मुनाफा वसूली यहाँ पर आ सकती है। बदश्ते तब तक ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम के लेवल सोने के हैं अगर आप आज यहाँ पर बाहर जाके सोने की शॉपिंग करना चाहें तो। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान पर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भारत के लोकतंत्र और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की ओर इशारा करते हुए ये गंभीर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। People voted in the Maharashtra assembly elections. Then there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को लीडर विद नो पोजीशन बताया। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही करार दे दिया। आज वो विदेश की भूमि में जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं, उसे बदनाम कर रहे हैं। और विडंबना देखिए, जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। तो राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है और कहा कि ये सब करने से भी वो चुनाव नहीं जीत सकते। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं, भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल या निशान उठाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय इस प्रकार से उनका काम चल रहा है। बार बार चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर जो परिणाम हुआ है उसके चलते मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार विवाद में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को लेकर उनके बयान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर के बिलों पर फैसला लेने की समय सीमा बताई थी। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की तरफ ले जा रहा है और देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया कि निशिकांत के विचार निजी हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं आज निशिकांत के बयान पर अदालत की अवमानना का केस चलाने के लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इस बीच निशिकांत दुबे ने एक और विवादास्पद बयान दिया है। निशिकांत ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को मुस्लिम इलेक्शन कमिश्नर बताया। कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि वक्फ कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीन हथियाने की साजिश कर रही है। इस पर निशिकांत दुबे ने जवाब दिया कि आप एक चुनाव आयुक्त नहीं, एक मुस्लिम चुनाव आयुक्त थे। आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया गया है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि एसवाई कुरैशी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान है। अगर मुस्लिम आयुक्त होते तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती थी। और बीजेपी इस बयान पे क्यों खामोश है? कुरैशी साहब एक ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ईमानदारी के साथ उन्होंने चुनाव कराए हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कंपटीशन लगा है कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कौन बोल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी ने कहा है कि देश के मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में निशिकांत के बयान पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से
उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर देना, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को, जो भी बीजेपी के आला कमान हैं उनको थोड़ा सा इस बात के लिए समझना चाहिए, बिला वजह की टिप्पणियां करना, इनसे पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, पार्टी पर असर पड़ता है, सरकार पर असर पड़ता है। इसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है ऐसा है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहा है। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ठोस और जिम्मेदारी के साथ याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि बाहर कार्यपालिका में न्यायपालिका की दखल पर चर्चा की जा रही है कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश पारित करें। डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन करके जांच करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में लिखी हुई कई बातों के ऊपर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को निर्देश दें कि राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे? हमारे ऊपर पहले ही कार्यपालिका का अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये हमें लग रहा है कि याचिका सिर्फ प्रचार करने के लिए की गई है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं उनको न्याय मिले, तो ऐसे में आपको याचिकाओं में सुधार करना चाहिए और सुधार करके आप इन याचिकाओं को दोबारा से हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो अब याचिकाकर्ता जो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये याचिकाएं खारिज नहीं की है, याचिकाकर्ता जल्दी अपनी पिटीशंस के अंदर सुधार करेगा और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटते हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। क्रिकेटर्स पर पैसों की बारिश करती है। इस बार बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 34 खिलाड़ियों को जगह मिली है। कौन से खिलाड़ियों को किस ग्रेड में रखा गया है और उन्हें कितना पैसा मिलेगा, जान लेते हैं। हमारे सहयोगी विपिन भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस पर पूरी जानकारी के साथ। तो विपिन जी बताएं। बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आउट हो चुका है और बीसीसीआई का ये बॉन्ड खिलाड़ियों को माला माल कर देगा। तो आइए आपको बताते हैं कि किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिला है, कौन से वो लोग हैं जो एक बार फिर से इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने और किसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो देखिए, सबसे बड़ी खबर है कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की वापसी हो गई है। बीसीसीआई के साथ अनबन के चलते इनको बाहर कर दिया गया था। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली थी, आईपीएल को तरजीह दी थी, लेकिन अब वापस आ चुके हैं। नई एंट्री अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती को अपने बढ़िया परफॉर्मेंस के चलते इस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मिल गई है। अब ग्रेड वाइज जरा देखते हैं कि किसको कितना पैसा मिल रहा है और किसे किस ग्रेड में रखा गया। तो A+ ग्रेड में शामिल है कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। ये 4 खिलाड़ी हैं जिन्हें A+ ग्रेड में शामिल किया गया है। 7 करोड़ रुपए इन्हें सालाना इसके लिए दिए जाएंगे। इसके अलावा ग्रेड A में शामिल हैं मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल। इनके साथ 3 और खिलाड़ियों के नाम यहां पर हैं, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत, और ये सभी पाएंगे 5 करोड़ रुपए का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करेंगे ग्रेड बी की, जहां खिलाड़ियों की संख्या थोड़ी अलग है। सूर्य कुमार यादव इसमें है, कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल को भी जगह मिली है। 3 करोड़ रुपए इन्हें मिलेंगे बीसीसीआई की तरफ से। यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर भी ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट के हकदार बने हैं। ग्रेड सी में लंबी फहरिस्त है क्योंकि एंट्रेंस ज्यादा हैं। इस बार 19 लोग हैं और जिसमें शामिल है ईशान किशन, देखिए इनकी भी वापसी हुई है, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, संजू सैमसंग। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ को जगह मिली है, वॉशिंगटन सुंदर है, मुकेश कुमार है, अर्शदीप सिंह है और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी जगह पाई है। रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान और नीतीश कुमार रेड्डी भी इस 1 करोड़ रुपए वाले ग्रेड सी कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से में है। और साथ ही अभिषेक शर्मा जिनकी ये पहली एंट्री है, आकाशदीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा, ये सभी ग्रेड सी में शामिल हैं और 1 करोड़ रुपए पाएंगे। किन्हें इस बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का न्योता नहीं मिला है, ये बाहर हो गए हैं। शार्दुल ठाकुर,
नहीं मिल पाया। रविंद्र अश्विन ऑलरेडी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं और उन्हें भी नहीं शामिल किया गया है। जितेश शर्मा को भी शामिल नहीं किया है। इसके अलावा केएस भरत और आवेश खान को भी इस बार इस कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं मिली है। पिछले साल के मुकाबले खिलाड़ी ज्यादा हैं। पिछले साल 30 खिलाड़ी थे, इस बार 34 खिलाड़ियों को ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। जी शुक्रिया विपिन जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और आपको बता दें, भारतीय टेक प्रोफेशनल्स का अमेरिका में काम करने का सपना टूटता नजर आ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियां अपनी वर्कफोर्स में कटौती कर रही हैं। साथ ही H1B वीजा को लेकर भी स्क्रूटनी बढ़ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। दशकों तक भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स का एक सपना रहा है अमेरिका और सिलिकॉन वैली में काम करना, लेकिन अब वहां आईटी प्रोफेशनल्स को नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका सपना टूटता नजर आ रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनियां अपनी वर्कफोर्स में कटौती कर रही हैं। पिछली तिमाही में कंपनियों ने अपनी वर्कफोर्स में करीब 3000 लोगों की कटौती की है। इसके साथ ही सैलरी हाइक, नई भर्ती पर रोक और बेंच सिटिंग भी कम हो गई है। अमेरिका में H1B वीजा को लेकर स्क्रूटनी भी बढ़ गई है। ये मेरे हिसाब से पूरी तरह से फैक्टर नहीं हो रहा है कि जो एफिशिएंसी आपको मिल रही है एआई के कारण, उसके कारण जो है हो सकता है कि आपको नियर टर्म मार्जिन शायद कंपनी में इम्प्रूवमेंट भी हो, लेकिन जो रिक्वायरमेंट होती है आईटी प्रोफेशनल की, स्पेशली कोडर्स, अब जो है कंसल्टेंट थोड़ा आप अलग रखिए जो कि इंडियन आईटी ज्यादा करते नहीं है, लेकिन जो बेसिक कोडिंग है वो काफी हद तक जो है आपको कम लोगों से कर पाएंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ वॉर ने अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियां अपने आईटी बजट में लगातार कटौती कर रही हैं। नतीजा करीब $280 बिलियन की भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी दबाव में है और आईटी कंपनियों के नतीजों में रेवेन्यू ग्रोथ पर असर दिख रहा है और आगे के लिए गाइडेंस भी काफी कमजोर है। आईटी के स्टॉक्स बहुत सस्ते तो नहीं रहे और अगर आप उनकी पिछले साल भर की ग्रोथ देखें तो ये भी कोई ऐसा सुपर नॉर्मल ग्रोथ है नहीं है। उनके जो पीछे के 5-6 साल की जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में अब ग्रोथ काफी कम हो गई है। तो अगर ये ग्रोथ ठहराव की तरफ जा रही है तो क्या हमें उनको इतनी ज्यादा वैल्यूएशन देनी चाहिए, ये एक सवाल उठता है। अभी अमेरिकी कंपनियां अनिश्चितता के चलते सभी कॉन्ट्रैक्ट टाल रही हैं। लिहाजा जब तक टैरिफ का मसला किसी अंजाम तक नहीं पहुंच जाता, आईटी कंपनियों के लिए राह आसान नहीं होगी। असीम मनचंदा, दिल्ली। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।